हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमने क्वेश्चन लिखा है वो है फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -3। अब -3 का पोलर फॉर्म निकालना है। अब पोलर फॉर्म तो कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है, अब -3 कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। वो कैसे? z इज इक्वल टू -3 प्लस 0i। यहाँ पर -0i भी लिखा जा सकता था, ठीक है, लेकिन प्लस 0i लिखे, क्योंकि प्लस 0i तो 0 ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 ही लिखा है, लेकिन प्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, हमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। वो होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जिसमें r क्या डिनोट करता है? r डिनोट करता है z मॉडुलस। और व्हाट इज कॉल्ड एज z मॉडुलस? मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट कितना है? -3, और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। तो देखिए सॉल्व कीजिए, कितना आ गया? -3 का स्क्वायर आ गया 9 और 0 का स्क्वायर 0, दैट इज अंडर रूट 9, दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा z मॉड कितना आ गया? 3, जिसको हम r बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं? r की जगह 3 लिख सकते हैं। अब निकालना है थीटा, लेकिन थीटा ऐसे तो निकलता नहीं है, पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। और उसके लिए निकालते क्या है? उसके लिए निकालते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो चलिए वही निकालते हैं। लिखने का तरीका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan अल्फा विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। मतलब फॉर्मूला है आर्गुमेंट का कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। फिर नेक्स्ट स्टेप, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट इज 0 एंड व्हाट इज द रियल पार्ट? रियल पार्ट इज -3 मॉड के अंदर। अब 0 अपॉन -3, तो ये कितना हो गया? ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो गया। अब tan अल्फा 0 कब होता है? 0 डिग्री पे ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन दिक्कत वही है, आपको पोलर फॉर्म के लिए अल्फा नहीं, आपको थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे चेक करते हैं? देखिए आपको पहले भी समझाया जा चुका है, फिर से एक बार और बता रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन को x प्लस आई वाई का फॉर्म मान लूं, तो उसको कंपैरिजन करें तो x यहाँ पर है नेगेटिव और y यहाँ पर है पॉजिटिव, क्योंकि 0 का पॉजिटिव नेगेटिव वैसे एक ही बात होती है, लेकिन क्योंकि मैंने लिखा ही +0 है, तो यहाँ पर y को मैं पॉजिटिव ही मानूंगा। तो उस नियम के हिसाब से यहाँ पर अगर क्वेश्चन कंपेयर करें तो x है नेगेटिव और y है पॉजिटिव। तो देखो ये है x का नेगेटिव पार्ट और ये है y का पॉजिटिव पार्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि x और y सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा क्या होता है? थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। चलो मैं चारों क्वाड्रेंट फिर से बता देता हूं। अगर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो थीटा और अल्फा बराबर, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अगर x नेगेटिव और y नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट लगाकर पाई माइनस अल्फा। x पॉजिटिव y नेगेटिव तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो इस तरह से थीटा निकालते हैं। तो इस बार थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो कैसे लिखेंगे कि सिंस x एंड y lie in which quadrant? lie in second quadrant, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस का अल्फा। लेकिन अल्फा कितना है? अल्फा तो 0 डिग्री है, तो कितना हो गया? पाई माइनस 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? थीटा की वैल्यू हो गई पाई। तो फिर हमारा पोलर फॉर्म क्या हो गया? चलिए वापस डालते हैं वैल्यू। तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की वैल्यू हो गई 3 cos थीटा, नाउ व्हाट इज थीटा? इज पाई, प्लस i sin थीटा जो कि फिर है पाई। तो -3 का पोलर फॉर्म हुआ 3 ब्रैकेट में cos पाई प्लस i sin पाई। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कंसेप्ट है पोलर फॉर्म निकालने का वो चेंज नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो या ना दिया हो, आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बना के सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन है कि चेंज द गिवन इनटू a प्लस ib फॉर्म, मतलब चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और हमें z इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है। बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो पहले न्यूमरेटर चेक करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो क्या होती है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो वही लगाते हैं। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और साइड में आइडेंटिटी जरूर लिख देंगे। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a क्या डिनोट कर रहा है? 3, और b क्या डिनोट कर रहा है? √5i। प्रॉपर लिखने का तरीका यही है, तभी आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो बीच में माइनस लग रहा है, सिंपल ब्रैकेट खोल लेते हैं, टर्म जरूर हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो √3 प्लस √2i, चलिए माइनस खोलिए, तो माइनस का √3 और प्लस का √2i, ठीक है। z इज इक्वल टू, ऊपर देखिए कितना आ गया? 3 3 9, माइनस का i √5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया i स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। व्हाट इज i स्क्वायर? i स्क्वायर इज -1,
एंड व्हाट इज रूट 5 का स्क्वायर इज 5 होल अपॉन, तो देखो कुछ टर्म कट रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल कट गया, क्या बचा नीचे रूट 2i प्लस रूट 2i, तो ये कितना हो गया 2 रूट 2i, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया अगले स्टेप पर, तो z इज इक्वल टू 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2i, फिर अगला स्टेप देखो कितना हुआ 9 प्लस 5 इज 14 अपॉन 2 रूट 2i, ये 2 से चला गया 14 तो रह गया 7 बाय रूट 2 और नीचे ही रह गया डिनोमिनेटर में i। अब सबसे बड़ी दिक्कत की चीज ये है, एक तो डिनोमिनेटर में रूट अटक रहा है प्लस आई भी डिनोमिनेटर में अटक रहा है, और दोनों चीज ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्म कैसा आएगा, फॉर्म आएगा a प्लस आई बी का, मतलब डिनोमिनेटर में कोई टर्म ही नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे, रूट 2i से ऊपर नीचे, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 7 रूट 2i अपॉन, तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया, और i इंटू आई आई स्क्वायर जो कि क्या होता है -1, माइनस को ले आइए ऊपर, तो फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस का 7 बाय 2 रूट 2i। अब इसको चेंज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि देखो i वाला टर्म है, मतलब i के साथ जितना टर्म मल्टीप्लाई है सारा का सारा इमेजिनरी फॉर्म है, तो रियल पार्ट तो है नहीं, तो कैसे लिखूं रियल पार्ट, 0 माइनस 7 रूट 2 अपॉन 2i, तो ये हो गया इस पर्टिकुलर पूरे एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज इक्वल टू a प्लस आई बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, z1 का वैल्यू दिया है 2 माइनस i, z2 का वैल्यू दिया है 1 प्लस i, और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, इस पर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं करते, आराम से z1 z2 इन सब का वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो व्हाट इज z1, ये है 2 माइनस i प्लस z2, ये है 1 प्लस i फिर प्लस 1 होल अपॉन z1 कितना हो गया 2 माइनस i माइनस ऑफ z2, तो ब्रैकेट लगा दिया 1 प्लस i और प्लस i होल मॉड, ठीक है। चलिए विच इंप्लाइज का सिंबल भी लगाते जाएगा। अब i से i चला गया तो 2 3 और 4, तो डिनोमिनेटर बचा 4 अपॉन, चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, तो 2 माइनस i माइनस 1 माइनस i और प्लस का i, तो प्लस i माइनस i चला गया, कितना बचा डिनोमिनेटर में 4 अपॉन, ये बचा 2 माइनस 1 इज 1 1 माइनस i मॉड के अंदर। अब बात वही कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है, तो चलिए रैशनलाइज कर देते हैं, तो कितना आएगा 4 अपॉन 1 माइनस i और 1 प्लस i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है और मॉड भी एंड तक लगा रहेगा। अगला स्टेप देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 प्लस 4i होल अपॉन, डिनोमिनेटर चेक करते हैं a माइनस b a प्लस b, फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और मॉड अभी भी लगा हुआ है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अब मॉड के अंदर 4 प्लस 4i न्यूमरेटर में, उसको तो भी कुछ नहीं छेड़ते, नीचे चेक कर लो i स्क्वायर इज -1, माइनस पहले लगा है तो +1 हो गया, तो 1 प्लस 1, तो नीचे कितना हो गया 2 हो गया। अब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे वाला 2 चला जाएगा, तो कितना आएगा देखो ये 2 प्लस 2i आएगा। अब सोचो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 2i जिस पर मॉड लगा हुआ है, तो अगर हमारे पास z हो तो z मॉड क्या होता है हमारा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट भी 2 है, इमेजिनरी पार्ट भी 2 है, तो देखो कितना आ गया, ये आ गया 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट के अंदर। तो रूट कैसे बोलते हैं कि जिसका पेयर बन जाए उसे बाहर कर दीजिए और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में ही रहेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, आंसर इज 2 रूट 2। एक शानदार क्वेश्चन लिखा है हमने बोर्ड पर, ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत फैंटास्टिक 4 मार्क्स क्वेश्चनों में से एक है। ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद, एक वैल्यू दिया है कि मॉड बीटा 1 के बराबर है, तो आपको इवैल्यूएट करना है। अब एक बात समझिए, अल्फा बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको प्रोवाइडेड नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम ये मॉड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मॉड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ही नहीं है, ये तो अल्फा बीटा की फॉर्म लिखी हुई है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि कहीं पर भी लिखा है ए मॉड पे स्क्वायर, ध्यान समझिएगा। तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम चैप्टर कर रहे हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ए इंटू ब्रैकेट ए का कॉम्प्लीमेंट। हाँ बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर इस ए मॉड पर स्क्वायर लग रहा है तो ये मॉड हट जाएगा और क्या बन जाएगा ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखिएगा मैं क्वेश्चन को इसी तरह से स्टार्ट करूंगा, वो कैसे देखो, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉम्प्लीमेंट इंटू बीटा, और मैंने इसको स्क्वायर लेके स्टार्ट किया। देखो जबकि आंसर में स्क्वायर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जब फाइनल आंसर आएगा तो मैं स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा लूंगा, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूं उस नियम के हिसाब से, ब्रैकेट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस
अल्फा पे बार इंटू बीटा, ये अल्फा पे बार अल्फा का कॉम्प्लीमेंट है, इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा पे बार इंटू बीटा का होल बार, मतलब होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब इस पूरे होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हर इंडिविजुअल टर्म पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो देखिए इस वाले ब्रैकेट में तो कोई चेंज नहीं करना, ये तो एज इट इज आएगा। अब यहां देखिए सब पे इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट डालिए, तो बीटा का कॉम्प्लीमेंट माइनस अल्फा का कॉम्प्लीमेंट, कांस्टेंट पे कॉम्प्लीमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अल्फा पे तो पहली कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट आप लगाओगे, अ कॉम्प्लीमेंट टू अ कॉम्प्लीमेंट गिव्स यू द सेम नंबर, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा रह जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, बीटा का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब होल पर कॉम्प्लीमेंट होता है तो हर इंडिविजुअल टर्म पे कॉम्प्लीमेंट आता है। कांस्टेंट नंबर लिखा है कोई तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, और अगर किसी टर्म पे पहले से ही कॉम्प्लीमेंट है तो वहां से कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। ठीक है, तो वही नियम सारे लगाए। अब मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, तो बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट, तो बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट, फिर अगला माइनस का अल्फा कॉम्प्लीमेंट बीटा, फिर माइनस का अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉम्प्लीमेंट होल अपॉन, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं। यहां देखिए माइनस का अल्फा बार और बीटा प्लस का अल्फा अल्फा कॉम्प्लीमेंट बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट, ये समझ लीजिए मैंने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया है और कुछ नया नहीं इसमें किया। ठीक है, अगर ध्यान से देखना, बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट, बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिख दूं, मॉड बीटा का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा कॉम्प्लीमेंट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट और प्लस, अब देखो ये क्या हो गया, अल्फा इंटू अल्फा कॉम्प्लीमेंट, अल्फा इंटू अल्फा कॉम्प्लीमेंट, तो मॉड अल्फा का स्क्वायर, तो मॉड अल्फा का स्क्वायर होल अपॉन, नीचे चेक करो 1 माइनस अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट माइनस अल्फा कॉम्प्लीमेंट बीटा प्लस, अब देखो ये हो गया मॉड अल्फा का स्क्वायर और ये हो गया मॉड बीटा का स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अब व्हाट इज मॉड बीटा, मॉड बीटा क्वेश्चन में 1 दिया है, ये भी मॉड बीटा है तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा कॉम्प्लीमेंट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट और प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट माइनस अल्फा कॉम्प्लीमेंट बीटा। अब देखो ये फिर 1 हो गया, स्क्वायर लग रहा है तो 1 ही रहेगा, लेकिन अल्फा का स्क्वायर मॉड वाला यही रहेगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम हो गए, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉम्प्लीमेंट बीटा होल मॉड पे स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 1। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊं तो यहाँ इक्वल में क्या आ जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट का आंसर कितना आना चाहिए प्लस माइनस, लेकिन मॉड लग रहा है होल पर, तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखिए है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है 1 से लेके 2 नंबर का, ध्यान से समझेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, कितने सारे इस क्वेश्चन के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा है, वो लिखा है 1 माइनस आई मॉड के अंदर और 2 की पावर x। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड के अंदर होता है तो क्या क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है 1 और इमेजिनरी पार्ट कितना है -1, जो i के साथ लिखा है, इज इक्वल टू 2 की पावर x। सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर इज 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 2 की पावर x, ये हो गया √2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब रूट हटाने के लिए क्या लिखूं यहाँ पर, 2 की पावर हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब एक्सपोनेंट का नियम है, अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो क्या इंप्लाई होता है, पावर बराबर हो जाती है, और बेस कहाँ जाता है, बेस गायब हो जाता है। बता देता हूं कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो बेस गायब और पावर अपने आप बराबर हो जाती है। तो मैंने यही किया है यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना आ गया हाफ। देखिए क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कि नॉन जीरो इंटीग्रल कितने सारे सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये जो सॉल्यूशन आया है हाफ, ये इंटीग्रल नहीं, ये फ्रैक्शनल सॉल्यूशन है, तो कितने सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन है, जवाब है एक भी नहीं आया। लेकिन अगर क्वेश्चन लिखा होता कि हाउ मेनी नॉन जीरो फ्रैक्शनल सॉल्यूशन, तो जवाब होता 1, क्यों, हाफ, एक आंसर आया। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर देयर आर नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, या देयर आर 0 नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर एक भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, ये भी ट्रिकी सा क्वेश्चन है, 1 से लेके 2 नंबर का। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + i अपॉन 1 - i की होल पावर m इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिनोमिनेटर से पहले ये 1 माइनस आई हटाएंगे, उसके लिए वही रैशनलाइज करेंगे। तो फटाफट से रैशनलाइज करते हैं। जो डिनोमिनेटर का बीच का साइन है उसे चेंज करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। चलिए ऊपर अगर देखें न्यूमरेटर में तो a प्लस बी, ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना होगा देखो, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे चेक करो, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और होल में m अभी भी लगा हुआ है और इज इक्वल टू में 1। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस, व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस पहले लगा हुआ है तो प्लस 1, ब्रैकेट लगाया, होल की पावर m और इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज माइनस 1। तो अगले स्टेप पे लिख देते हैं इस चीज को। नीचे कितना आ गया? 2 आ गया, होल की पावर m इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 चला गया, क्या आ गया? 2y अपॉन 2 की होल पावर m इज इक्वल टू 1। ये 2 से 2 भी चला गया, तो क्या एक्सप्रेशन आया? i की पावर m इज इक्वल टू 1। अब जरा थोड़ा सा ट्रिक देखो जरा ध्यान से, i की पावर m। अब इस 1 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज माइनस 1। एक बार और लिखा मैंने, आई स्क्वायर इज माइनस 1, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, मतलब जहां प्लस 1 लिखा है वहां क्या लिख सकते हो? आई की पावर 4। तो ये इस क्वेश्चन का ट्रिक था। तो क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो देखो क्या बेस सेम है और बीच में इक्वल, तो क्या इंप्लाई करता है कि पावर बराबर। तो देयरफॉर द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4 हियर। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और पूरा लेक्चर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो वीडियो फिनिश करते हैं।